हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर का नेक्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, गवर्नेंस एंड आर्ट एंड कल्चर। करंट अफेयर में पिन पॉइंट डिस्कशन होगा, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही हम पढ़ेंगे, उसको ही आपको याद करना है। एमसीक्यू का भी सीरीज़ जो है एक स्टार्ट करा है मंथली बेसिस पे। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है आप जाके देख लो। यहाँ पे फुल डिस्कशन हम करते हैं, वहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड हम करंट अफेयर को रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जुलाई मंथ के अंदर अगर हम देखते हैं गवर्नेंस के अंदर, तो पहला जो टॉपिक था वो था तीन जो क्रिमिनल लॉज हैं जिनका अभी जिनको चेंज किया गया, नाम मेनली चेंज हुए, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो लॉज थे वो भी चेंज हुए। तो क्या याद रखना है, तो सबसे पहले देखो आप क्या बोल रहा है कि तीन जो भी पार्लियामेंट ने जो लॉज जो आपके थे वो पास करे हैं आपका कब 2023 के अंदर। देन उनको इफ़ेक्टिव जो मैनर में उनको इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो स्टार्ट हो गया है वो 1 जुलाई 2024 से। कौन कौन से लॉज हैं आपको याद रखना है, क्या पहले नाम था अब क्या नाम है। तो पहले अगर आप देखोगे तो उसका नाम था इंडियन पिनल कोड। 1860 में जो है आईपीसी 1860 में आया था ब्रिटिश टाइम पीरियड में, ठीक है। आप मुझे बताना कौन सा वायसरॉय था जब ये आया था, एंड किस कमेटी के अंदर जो है ये डेवलप हुआ था, कौन सी कमेटी ने इसको बनाया था और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये आया था ब्रिटिश टाइम पीरियड में। तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड, इसका नाम जो है बेटा दैट इज़ आपका भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या क्या प्रोविजंस हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अगर आने वाले करंट अफेयर्स में कोई स्पेसिफिक जो प्रोविज़न है आईपीसी का अगर वो न्यूज़ में रहता है, उसको ही आपको पढ़ना है, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे है ना। नंबर सेकंड जो है दैट इज़ आपका सीपीआरसी, आपने पढ़ा होगा, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को जो है अब बदला गया है किस नाम से, दैट इज़ आपका भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है अब आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसको रिप्लेस कर दिया इसने। नंबर थर्ड जो है दैट इज़ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह अब जो है वो है हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। तो ये तीन लॉज थे, किसकी जगह कौन सा आया है इतना याद रखना। साक्ष्य अधिनियम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रख लो एक्स्ट्रा, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो रिकॉर्ड है उनको भी अब इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, जैसे पेपर डॉक्यूमेंट जो होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जैसा ही रेलेवेंस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का भी, ठीक है। कोई आपके पास कोई वीडियो आपने बना रखा है, कोई फोटो ले रखा है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल किसी भी तरह का रिकॉर्ड है, और ओरल एविडेंसेस को भी माना जाएगा, ठीक है, जैसे बाकी एविडेंसेस को माना जाता था। नेक्स्ट दैट इज़ ई ऑफिस। ई ऑफिस करके जो है न्यूज़ में अभी एक टर्म था, तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड करा है कि जितने भी गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा ई ऑफिस को। ई ऑफिस जो है बेटा ये एक 100 डेज के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का एक एजेंडा चला रखा, एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था। दैट वाज अंडर किसके अंडर चलाया था ये आपको पता होना चाहिए, किसका पार्ट है, दैट इज DARPG। तो DARPG क्या है, किसका रिकमेंडेशन था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंसेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि पार्ट ऑफ 100 डे एजेंडा, तो 100 दिन का एजेंडा था किसका, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंसेस का, जिसके अंदर ई ऑफिस को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ई ऑफिस जस्ट आपका डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव था, प्रोग्राम डिजिटल इंडिया का, जो कि 2015 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था। ये ध्यान रखना कब डिजिटल इंडिया स्टार्ट हुआ था, क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बनते हैं, एचएस के अंदर पूछता है वो बहुत सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन। तो इसलिए जो भी आप पढ़ते हो किसी भी तरह की स्कीम्स और ये सब पढ़ रहे हो, उसमें कब वो इंट्रोड्यूस किया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसी के अंदर जो है ये ई ऑफिस करके आपका इनिशिएटिव लिया गया है। इतना से याद रख लो, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, सो यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस, आप यहाँ पे जाके इसको देख लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का कुछ पार्ट। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक न्यूज़ में है, दैट इज़ वर्ल्ड
ओल्डेस्ट केव पेंटिंग मिला है अभी इंडोनेशिया के अंदर। ये जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है, ये कहाँ मिला है, इंडोनेशिया में कौन सी जगह पे मिला है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे मिला है, तो आप देखोगे कि केव ऑफ किसका है, ये केव दैट इज आपका लियांग काराम पुआंग। तो लियांग काराम पुआंग केव जो कि इंडोनेशिया के सुलावेसी जो है आपकी जगह, वहाँ पे है। ये आपका एक लाइमस्टोन जो आपका केव है, उसमें ये पेंटिंग देखने को मिला है। अच्छा, पेंटिंग अगर जो है वो आपका 51,200 ईयर बैक का है, 51,200 साल पुराना है, और ये ओल्डेस्ट मिला है अभी। इससे जो पहले था स्पेन के अंदर पेंटिंग मिला था, दैट वाज थोड़ा अर्लियर था, ये सबसे ओल्डेस्ट मिला है, तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हो गया ये। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर, याद रखना। पेंटिंग अगर फीचर की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि एनिमल फिगर है जो कि पिग बना बना हुआ है, और 3 ह्यूमन फिगर जो हैं इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी याद होना चाहिए। एंड एक और चीज़ बेटा, कि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे सबसे पहला पेंटिंग वर्ल्ड का मिला था रॉक पेंटिंग। तो जो रॉक पेंटिंग है, सबसे पुराना नहीं, सबसे पहला रॉक पेंटिंग वर्ल्ड में अगर कहीं मिला तो इंडिया में मिला था। 1867-68 के अंदर ये पेंटिंग मिला था। ठीक है, तो किसने ढूंढा था, दैट वाज आपका कार्लेल। तो कार्लेल ने इसको 1867-68 में ढूंढा ढूंढा था। कहाँ ढूंढा था ये भी पता होना चाहिए, सोहागी घाट, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था ये, इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट जो पेंटिंग था। एंड वो कब का था, अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का पेंटिंग था जो इंडिया में मिला था। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो पेंटिंग को मतलब फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ यूरेनियम बेस्ड डेटिंग टेक्नोलॉजी। याद रखना क्या है, यूरेनियम बेस्ड जो डेटिंग टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया गया है, और रेड पिगमेंट जो है कलर यूज़ किया गया है पेंटिंग के अंदर। ये भी याद रखना। क्या क्या फिगर्स हैं थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और आर्ट एंड कल्चर में क्या है, दैट इज़ आपका उदयगिरी, और आपका उदयगिरी हो गया, और एक है आपका क्या नाम है, खांदागिरी। खांदागिरी, हाँ। तो उदयगिरी एंड खांदागिरी केव जो हैं ये न्यूज़ में रहे हैं अभी। ये जो दोनों केव हैं बेटा, उदयगिरी केव्स जो हैं ये ना कटक के अंदर है, उड़ीसा के अंदर। इनको कटक केव्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो कटक केव्स भी इनको बोलते हैं, उदयगिरी और खांदागिरी केव तो बोलते ही हैं। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है पिक्चर देख लो, तो ये रॉक कट मतलब हमारे पास क्या है, केव है मोनोलिथिक रॉक कट। क्या है कि जो आपके जैन होते थे और बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, खासकर ये जैन मॉन्क्स के लिए बनाया गया था, चैत्य और विहारास आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, तो वही उसी तरह के ये केव्स हैं। क्यों न्यूज़ में, क्योंकि अभी अभी प्रेसिडेंट जो है इंडिया की, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, इसलिए न्यूज़ में। तो इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, नंबर 1, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से माउंटेन रेंज के अंदर बना है जी, मोनोलिथिक केव। ये बना है आपका कुमारी माउंटेन रेंज। तो आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कुमारी माउंटेन रेंज कहाँ है, कौन से स्टेट में। कहाँ है जी, उड़ीसा के अंदर है जी। नंबर 2, उदयगिरी केव जो है, यहाँ पे 2 केव में से एक उदयगिरी हो गया। तो उदयगिरी केव को और क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं हिल ऑफ राइजिंग सन। तो हिल ऑफ राइजिंग सन उदयगिरी केव्स को माना कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं किसने बनाया था, तो 2nd सेंचुरी ऑफ BC के टाइम पीरियड में आप देखोगे एक राजा था जिसका नाम था खारावेला। तो खारावेला ने इसको बनाया है। एंड खारावेला वॉज किस डायनेसिटी से बिलोंग करता था, दैट वॉज मेघा आप ऐसे याद रखो, मेघा वहाना डायनेसिटी। मेघा ही याद रख लो थोड़ा सा ना, मेघ वाहन। तो मेघा वहाना डायनेसिटी जो है, इससे ये बिलोंग करता था राजा खारावेला। एंड ये जैन मॉन्क्स के लिए बनाई गई केव्स थी। कितनी हैं केव्स, नो नीड टू रीड, कोई ज़रूरत पढ़ने की भी नहीं है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कितनी है और क्या है। ठीक है, और क्या याद रखना है, यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इनिशिएटिव है, खासकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है वो, मस्ट सी इंडियन हेरिटेज करके, है ना। जिन हेरिटेज को मतलब देखना ज़रूरी है, उनकी इम्पोर्टेंस है, तो वो एक टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, और आपका जो हेरिटेज है उनकी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए ASI का चला हुआ इनिशिएटिव है। तो याद रखना कि मस्ट सी इंडियन हेरिटेज में भी इसको ASI ने डाला है। एंड साथ ही साथ में आदर्श स्मारक मॉन्यूमेंट जो होते हैं, ASI का ही है ये आदर्श स्मारक मॉन्यूमेंट, उसके अंदर भी ये केव्स हैं। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट,
एक और न्यूज़ में जो है वो फेस्टिवल रहा है इस मंथ, दैट इज़ खर्ची पूजा। खर्ची पूजा बहुत फेमस फेस्टिवल है, त्रिपुरा के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा याद रख लेना कौन से मंथ में होता है, आषाढ़ मास में होता है, आषाढ़ मंथ में, अगस्त के मंथ में आपको ये देखने को मिलेगा। आषाढ़, जुलाई और अगस्त, जुलाई का आधा, अगस्त का आधा मंथ होता है आषाढ़, है ना। इसको बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। तो 14 अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ जैसी हैं उस मंदिर में। और इस मंदिर का दूसरा जो नाम है वो संस्कृत में अगर आप देखोगे तो वो है आपका चतुर्दशा देवता टेम्पल। चतुर्दश मतलब क्या हो गया, 14। तो चतुर्दश देवता टेम्पल, 14 गॉड टेम्पल भी इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर आपका खर्ची पूजा फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज़ में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड था इस मंथ कि बिहार के अंदर महाभारता वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल बनने वाला है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाभारता टेम्पल, नॉट महाभारता यार, रामायणा टेम्पल, हाँ सॉरी सॉरी। तो रामायणा टेम्पल जो है वो ये जो कोई बात। तो रामायणा टेम्पल वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ये बनने वाला है बिहार के अंदर, शुरू हो गया है काम, है ना। अगर इसके कुछ फैक्ट्स पे ध्यान दें तो 500 करोड़ जो है इस पे आपका ये कॉस्ट इसका होने वाला है, टोटल जो कॉस्ट रहने वाला है। और ये इंस्पायर्ड है दो तीन मेजर मेजर जो टेम्पल हैं। एक तो आपका अंकोर वाट टेम्पल जो है कंबोडिया, उससे ये इंस्पायर्ड है। एक आपका रामेश्वरम के अंदर हो गया टेम्पल, ठीक है, तो रामानाथा स्वामी टेम्पल उससे भी इंस्पायर्ड है। एक आपका मीनाक्षी देवी टेम्पल हो गया, ठीक है, मदुरई के अंदर, उससे भी इंस्पायर्ड। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी 33 फीट का यहाँ पे शिवलिंग बनने वाला है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग होने वाला है, ठीक है। तो यही याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये लड्डू क्यों डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और न्यूज़ में रहा है, तो वो ये है कि ओडिशा का मगजी लड्डू जो है, उड़ीसा के अंदर मगजी लड्डू, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये भी पढ़ लेना, दैट इज़ आपका धेन कनाल। धेन कनाल जो है, धेन कनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा का ये स्पेसिफिक लड्डू है मगजी। इसको जीआई टैग मिला है और ये वन ऑफ दी 56 भोग ऑफ जगन्नाथा है। तो जगन्नाथ जो है प्रभु, उनको जो 56 भोग लगता है उसमें से एक भोग होता है मगजी लड्डू का, तो उसको मिला है जीआई टैग। तो ये याद रख लेना आपने, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ आपका एक फेस्टिवल न्यूज़ में था, दैट वाज आपका हारला फेस्टिवल। हारला फेस्टिवल जो है उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, हिमाचल में कुछ जगह पे मनाते हैं, उत्तराखंड में फेमस है। और उत्तराखंड के अंदर जो ये हारला फेस्टिवल मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, जब सावन जो है आपका शुरू होता है, तो सावन की शुरुआत में इसको मनाया जाता है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, हमारे इसको मतलब रियाई बोलते हैं, निर्मन कुल्लू वाला जो रीजन है, तो वहाँ पे जो ब्राह्मण्स हैं उनके इसमें फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि कुछ गोबर और मिट्टी का एक मिक्सचर होता है, उसमें जो है बीजते हैं जौ कुछ, है ना। तो वो जौ बाद में जो है उसके ऊपर वो आलू के पत्ते रख के थोड़े टाइम बाद वो स्प्राउट होते हैं, देन वो इस तरह से बड़े बड़े आपको देखने को मिलते हैं। फिर उस टाइम के जो ये फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसके साथ कुछ दिनों बाद उसको किसी बावड़ी के पास सारे जो होती हैं फीमेल्स, वो कुछ गाना गाते गाते उसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ फेस्टिवल है हारला फेस्टिवल। तो डे ऑफ ग्रीनरी जो है उसके लिए इसको मनाया जाता है, डे ऑफ ग्रीनरी। इंपॉर्टेंट थिंग इस कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड में भी कुमाऊं जो रीजन है वहाँ पे ये मनाया जाता है, तो कुमाऊं रीजन के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो है एसोसिएट है विद लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस आपकी जो है पार्वती, उनके लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद रखना है आपको, दैट्स इट। और एक और न्यूज़ में था चंद्रशेखर आज़ाद, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है बेटा। जो इस तरह के करंट अफेयर होते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रिब्यूट दिया इसको उसको, हर साल देते हैं ट्रिब्यूट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हर साल जा रहा है सब पढ़ना है। जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हो रही होती हैं, और मतलब वो एक रेगुलर हर साल हो रहा है वो, और हर साल वो कर रहा है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साल ही जा रहे हैं यार पीएम वहाँ पे, तो ये करंट अफेयर थोड़ी बन जाता है ये, है ना। तो अब ये हिस्ट्री का टॉपिक बना दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद कब क्या हुआ था क्या करा था, नो नीड टू रीड। नेक्स्ट,
नेशनल मिशन ऑन आपका कल्चरल मैपिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो NMCM करके नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग जो है एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर चलाया जा रहा है? कल्चर से हमें पता चल रहा है सीधा सीधा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर चलाया जा रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है ये, ठीक है, इनिशिएटिव। देन ये है क्या इनिशिएटिव? इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो भी कल्चर इंपॉर्टेंट जो विलेजेस हैं, एक तो उनकी मैपिंग करनी है, उसको डिजिटलाइज करना है। तो 6.5 लाख विलेजेस को डिजिटलाइज करना है, उनके कल्चर को। दूसरा क्या करना है, जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्ट प्रैक्टिस करते हैं इंडिया के अंदर, उनका जो आर्ट है उसके लिए एक प्रॉपर नेशनल लेवल पर रजिस्टर बनाना है, ताकि उनका जो आर्ट है वो उसमें रजिस्टर्ड हो जाए, वो हर आर्ट जो मतलब आपका ये है आर्टिस्ट है ना। देन क्या करना है, एक वेब पोर्टल बनाना है, एक मोबाइल ऐप ऐसा कुछ बनाना है, जिस पोर्टल और ऐप को कुछ इस तरह से फंक्शन किया जाए कि वो एक नेशनल कल्चर वर्क प्लेस बन जाए। मतलब नेशनल लेवल पे जो जो भी कल्चरल जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आके अपना कुछ दिखा सके, कर सके, तो वो नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस बनाया जाए। तो ये हमारा इसके अंदर मेन एम है। तो बस आप याद रख लेना कि जो आपका NMCM है, नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग, ये क्या है, कुछ इसके फैक्ट्स जैसे हैं वो आपको याद रखने हैं, किसके रिगार्डिंग है ये। ओके, सो दैट्स इट। तो ये आज हमारा आज 2 टॉपिक थे, क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले जो टॉपिक है साइंस एंड टेक, आर्म्ड फोर्सेस के जो ये रहते हैं आपके एक्सरसाइजेस, तो वो हम करने वाले हैं। एंड साइंस हो गया, आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज हो गए, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। ओके, देन बाय, थैंक यू।